हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2027 में पेपर देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में हिंदी विषय का एक ऐसा वायरल मॉडल पेपर जिसे यदि आप तैयार करके जाओगे तो 70 में 70 अंक बिल्कुल 100% पाओगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये वायरल मॉडल पेपर है जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए ध्यान दें, 801 BC कोड का ये पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। आपके पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जिसमें से आपको 70 में 70 अंक लाना है। बिल्कुल आपका टारगेट होना चाहिए 70 में 70 अंक लाने का। क्लियर? चलिए ध्यान दें, आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और यहाँ ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। 15 मिनट यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है आपके पास, इसमें से 15 मिनट का समय आपको मिलेगा पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। क्लियर? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। पेपर आपका 2 खंडों में विभक्त रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में क्या रहेगा? 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिनके सही उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर यानी OMR सीट में भरने हैं। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, OMR सीट में आपको उत्तर भरना होगा। या तो आप नीले पेन का प्रयोग करेंगे OMR सीट भरते वक्त, या फिर आप काले बाल पॉइंट वाले पेन का यानी कलम का प्रयोग करेंगे। वैसे तो यदि आप काले पेन का प्रयोग करते हैं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि बहुत अच्छा रहता है जब आप काले पेन का प्रयोग करते हैं। और जो गोला सही होगा यानी जो विकल्प सही होगा उसके अनुसार आप OMR सीट में गोला काला कर देंगे। और इसके बाद ध्यान देना, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दीजिएगा। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बाद जो है OMR उत्तर पत्रक पर आपको उत्तर देना है खंड आ के सभी प्रश्नों का। और उसके बाद जब आप OMR सीट में गोला भर देंगे, उसके बाद आप उसको इस तरह से काट नहीं सकते, ना ही इरेजर या वाइटनर लगा सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका विवरण देखने को मिलेगा। खंड बा जो होगा 50 अंकों का होगा और ये वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, 50 में से 50 अंक जरूर लेकर के आएंगे यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं। और ये 20 अंक का खंड आएगा, यानी कुल 70 अंकों का पेपर होगा, जिसमें से आपको 70 में 70 अंक लेकर के आना है। क्लियर? खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करिएगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आप अपना कीमती समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करेंगे। क्लियर? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप सभी लोग यहाँ पर जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो कि खंड आ में हैं, इनको आप तैयार करके जाना और 2027 में बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 अंक लेकर के आना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न बहुत ही तगड़ा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर क्या है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई नाटक है ध्रुव स्वामिनी। एक और नाटक आप याद कर लेना, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये इनकी नाटकों का जो है नाम है। एक चीज याद कर लेना आप सभी लोग, कंकाल भी इनका जो है उपन्यास है। तितली जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। और इरावती अपूर्ण, इरावती अपूर्ण ये भी
जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। क्लियर? तो आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आलोचक हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनको याद कर लीजिएगा। चिंतामणि, चिंतामणि के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे आप सभी लोग, रस मीमांसा भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। क्लियर? अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पर है तीसरा, कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं? तो कलम का सिपाही, ये यदि प्रश्न आता है कि किस विधा की रचना है, तो ये है जीवनी विधा पर आधारित रचना। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो आपका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अमृत राय। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? मेरे प्यारे बच्चों, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञे जी हैं। इन्होंने तार सप्तक का संपादन किया था 1943 ईस्वी में। ये याद कर लेना, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष या तार सप्तक का संपादन कब हुआ? 1943 ईस्वी में। एक चीज़ और ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक प्रश्न से मैं आपके कई और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को क्लियर करा रहा हूं, यानी आपको बता रहा हूं। इसलिए वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल शेयर कर देंगे अपने सभी इष्ट मित्रों में। 2027 में आपका टारगेट है 70 में 70 हिंदी विषय में, तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेंगे। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो ये है आत्मकथा विधा पर आधारित रचना। किस विधा पर आधारित रचना है? नीड़ का निर्माण फिर। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर ये आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। यदि हम बात करें इसके लेखक, तो इसके लेखक कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी हैं इस आत्मकथा के लेखक। और इनके एक और रचना याद कर लेना आप सभी लोग, वो भी आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, याद करूं, ये भी आत्मकथा है। तो आप सभी को इन दोनों को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं? तो क्या बिहारी लाल जी हैं, या जगनिक हैं, या नरोत्तम दास जी हैं, या फिर महाकवि भूषण हैं? तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, छत्रसाल दशक के लेखक हैं यानी कवि हैं, रचनाकार हैं महाकवि भूषण जी। डी वाला आपका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो रामचंद्रिका के रचनाकार, यहाँ पर ध्यान देना, बी वाला ऑप्शन सही होगा, केशवदास जी हैं। रामचंद्रिका रसिक प्रिया और कवि प्रिया, ये भी याद कर लेना आप सभी लोग, कवि प्रिया, ये भी रचनाएं केशवदास जी की हैं। और केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहते हैं, आप याद रखिएगा इस बात को भी। चलिए अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, तार सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर संबोधित किया? तार सप्तक के कवियों को अज्ञे जी ने क्या कहकर संबोधित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर ए वाला ऑप्शन होगा, राहों के अन्वेषी।
तार सप्तक के कवियों को अज्ञे जी ने राहों के अन्वेषी कहा था और तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में किया था अज्ञे जी ने। क्लियर। प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर का है, यानी प्रश्न संख्या 10 है। द्विवेदी युग का नाम, द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा? तो द्विवेदी युग नाम जो है यह किसके नाम पर पड़ा था मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान देंगे, द्विवेदी युग नाम पड़ा था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से। इन्होंने 1903 ईस्वी में एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम है सरस्वती पत्रिका। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि प्रश्न आ जाए बोर्ड परीक्षा में आपकी कि सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? चलिए ध्यान देना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ये है रौद्र रस का स्थायी भाव। हास्य किस रस का स्थायी भाव है? हास्य जो यहाँ पर हास्य है, यहाँ पर हास्य होना चाहिए। हास्य है किस रस का स्थायी भाव? हास्य रस का स्थायी भाव। हास्य किस रस का स्थायी भाव है? हास्य रस का स्थायी भाव है। भय भयानक रस का स्थायी भाव है। किसका? भयानक रस का। और शोक जो है ये किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। तो हमारा उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? शोक है करुण रस का स्थायी भाव। अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? तो पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? पीपर पात सरिस मन डोला में पीपर के पात यानी पत्ते के समान, सरिस यानी समान, मन यानी हमारा मन या हृदय, डोला यानी डोलने लगा। तो यहाँ पर क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। किसकी? मन की तुलना की जा रही है। किससे? पीपल के पत्ते से। पीपल के पत्ते से तुलना हो रही है, यानी उपमा हो रही है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना, यानी उपमा हो रही है, तुलना हो रही है, इसलिए यहाँ पर है उपमा अलंकार। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो है विकल्प सही होगा सी वाला। अगला प्रश्न है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो यदि आपको सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण की मात्राएं याद हैं तो दूसरे और चौथे की जरूर याद हो जाएंगी। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में। तो पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोरठा छंद के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13। और सोरठा छंद के चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 13 हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, अभी हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता और पिता यानी यहाँ पर द्वंद्व समास है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो देव नदी जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? सी वाला ऑप्शन सही होगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द है। और अगला प्रश्न है युष्मद पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा? तो युष्मद पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? युष्मद पंचमी विभक्ति। कौन सी पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा? युष्मत होगा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 18 है जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं। तो जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य कहलाता है। तो जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? भाववाच्य कहलाता है, सी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 20 है विकारी पद के भेद क्या हैं? तो विकारी कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर 4 होते हैं, डी वाला ऑप्शन सही होगा।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 50 नंबर का आएगा खंड बा। चलिए ध्यान दें किस तरह के प्रश्न आएंगे खंड बा में। पहला है यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर 2 गद्यांश हैं और दोनों गद्यांशों के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप एक गद्यांश को हल करेंगे, यानी उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, तो 6 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए ध्यान दें, पहला गद्यांश क्या है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये गद्यांश लिया गया है मित्रता पाठ से, और इस पाठ के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के लेखक। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश रहेगा गद्यांश का, सिर्फ उसी की आपको व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बातों का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी होता है? तो यहाँ पर गद्यांश में ही आपको उत्तर मिलेगा। इस तरह का जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर जो है गद्यांश में ही मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार की बातों का, यानी जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है, यानी जो अच्छी बातें नहीं होती हैं उसी का प्रभाव व्यक्ति पर जल्दी पड़ता है, बुरी बातों का। अथवा में गद्यांश है यहाँ पर, मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था वहाँ वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर अथवा वाला गद्यांश है, चाहो तो आप अथवा करो या पहला करो। इसमें भी उसी तरह के प्रश्न है। पहला है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो लिया गया है, ये लिया गया है पानी में चंदा। पानी में चंदा, चांद पर आदमी, चांद पर आदमी पाठ से, और इस पाठ को लिखने वाले हैं जय प्रकाश भारती जी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है। अगला है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो है कौन थे, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। तो आपने देखा, उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी प्रश्न 6 नंबर का आएगा। 2 पद्यांश हैं और आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पद्यांश है 2027 में बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। ऊधो मन न भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग,
को और आधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। पहला है प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, पद शीर्षक पाठ से लिया गया है ये पद्यांश, जो कि सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। मैंने सूरदास जी के पदों का जो है लिखित हिंदी अनुवाद लिखित व्याख्या, संदर्भ प्रसंग व्याख्या, काव्य सौंदर्य की वीडियो आपको प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है इस चैनल पर 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। आप अपनी यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी नोट्स बना सकते हैं। चलिए ध्यान दें, अगला है प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। फिर उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए? तो उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए थे, इसकी जब आप व्याख्या देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उद्धव जी मथुरा से गोकुल इसलिए आए थे, गोपियों को समझाने के लिए आए थे। क्या समझाने के लिए? निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आए थे। क्लियर? अथवा में है ये पद्यांश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह स्मृति शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है तो ये लिया गया है किस पाठ से, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो ये पद्यांश है ये लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी की रानी की समाधि पर। और रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ये रहा। चलिए यहाँ पर भी 3 प्रश्न हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं? तो झांसी की रानी की समाधि पर यहाँ पर कवित्री ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा, बिल्कुल 100% आप नोट कर लो, यही गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। नागरिकाः बहुकालम यावत् अचिंतयत परम पहेलिकायाः उत्तरम दातुम समर्था ना अभवत। ये लिया गया है किस पाठ से? प्रबुद्धो, आप लोग ध्यान देना, प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर जो ये गद्यांश लिया गया है। इसके बाद अगला यानी अथवा में यहाँ पर गद्यांश है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देना। दुर्मुखः, क्या लिखा हुआ है? दुर्मुखः द्वितीय कशाघात, दुर्मुखः पुनः ताड़यति ताड़ितः चंद्रशेखरः पुनः पुनः भारतम जयतु इति वादति। पाठ का नाम यहाँ पर आप इस गद्यांश से ही देख पा रहे होंगे। पाठ का नाम क्या है? आप लोग ध्यान दीजिएगा। देशभक्तः, देशभक्तः चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरः शीर्षक पाठ से ये गद्यांश लिया गया है। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आपको करना होगा। ये प्रश्न भी 5 नंबर का आएगा। यहाँ पर जो पद्यांश है इम्पोर्टेंट हैं दोनों 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए, आप जरूर तैयार कर लेना। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः धीर भावो ही धीरता। किस पाठ से है? धीरः धीरेण पूज्यते। और दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये किस पाठ से है? भारतीय
संस्कृति शीर्षक पाठ से मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर। अब आगे देखो, अगला प्रश्न है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आपको देना है। 3 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो जो भी खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उस खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको करना होगा। 3 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर। यहाँ पर सभी खंड काव्यों से 2-2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय बिल्कुल 100% तैयार कर लेना है। ये वादा है मेरा, आपकी बोर्ड परीक्षा में यही जीवन परिचय आएंगे। क्लियर। अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो ये भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा। सूरदास, बिहारी लाल और सुभद्रा कुमारी चौहान बिल्कुल 100% याद कर लेना इनका जीवन परिचय और इनकी प्रमुख रचना का नाम। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो जो पेपर में श्लोक नहीं आया है उसी को आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। पहला, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। 2027 में यदि आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हो और आपका टारगेट 70 में 70 लाने का है तो ये सभी प्रश्न तैयार कर लेना, इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी किसका संगम स्थल है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, ये हो जाएगा उत्तर। फिर पदेन बिना किम दूरम याति, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये भी प्रश्न बहुत बार आया है बोर्ड परीक्षाओं में, ये बहुत बार प्रश्न आया है। तो पदेन बिना पत्रम दूरम याति, ये इसका उत्तर हो गया। चंद्रशेखर कः आसीत्, चंद्रशेखर कौन थे? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्। क्लियर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भूमे गुरुतरम किम अस्ति, तो माता भूमि से भी बढ़कर है। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का ये प्रश्न आएगा और आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए आप इन निबंधों को जरूर तैयार कर लेंगे। कौन कौन से? देश प्रेम, भारत में आतंकवाद समस्या और समाधान, स्वच्छ भारत अभियान और प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये तो 100% बोर्ड परीक्षा में आता है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 10 है, अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है, विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप तैयार कर लेंगे। इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेंगे यदि आपको 70 में 70 अंक लाने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के मैं आपको कई वायरल मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2027 में 70 में 70 के टारगेट को पूरा करा देंगे। जय हिंद।